Hello friends, welcome back to the part 5th of the linear algebra. In this video, I will discuss about the system of linear equations. Basically, in the system of linear equations, in consistency and inconsistency of system of linear equations. सो बेसिकली कंसिस्टेंसी का मीन्स होता है यहाँ पर, अगर मैं मैट्रिक्सेस में बात करता हूँ तो विच हैविंग अ सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है विच हैविंग अ नो सोल्यूशन प्रेजेंट। बेसिकली कोई इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हमको अगर गिवन होगी तो उसमें हमको ये बेसिकली इन क्वेश्चंस में से पूछा जाता है जो लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें कितने सोल्यूशंस हैं, यूनिक सोल्यूशन है या उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं या उसमें नो सोल्यूशन प्रेजेंट हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे। जैसे बेसिकली जो टॉपिक रहेगा आज का, उसमें आप हेडिंग लगा लीजिए कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशंस हैं उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, हमने देखा ही था पीछे, लेकिन उसका सॉल्यूशंस भी हम मैट्रिक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे, तो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन लिखी है a2x + b2y c2z इज इक्वल टू d2। तीसरी इक्वेशन लिखी a3x + b3y + c3z बराबर d3। ठीक है, ये हमारे पास तीन जो है लीनियर इक्वेशंस दी हैं। लीनियर क्यों है? क्योंकि x y की पावर 1 है। ठीक है, मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग लीनियर अलजेब्रा ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है ax = b, तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। a को हम लोग बोलते हैं बेसिकली, a को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जो देखो a बराबर हम लिख लेंगे a1 a2 a3, a1 a2 a3, b का y के कोफिशिएंट लिख लेंगे, c में क्या रहेगा z के कोफिशिएंट लिख लेंगे c1 c2 c3। इसी तरीके a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। जो x y z के जो कोफिशिएंट हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे, इसलिए हम उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोला गया। अच्छा, b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएंगे ये वाले कोफिशिएंट जो इक्वल टू में d1 d2 d3। ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है लेकिन ये कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एक्स वाई जेड तो वेरिएबल्स तो है नहीं, तो इसको हम लोग बोल देंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये जस्ट नेम है, तो हमको पता होना चाहिए, और से ज़्यादा कुछ अभी वो इसका यूज़ नहीं है। बेसिकली अब देखो, जो हमारा एक्स है, एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा वेरिएबल्स। एक्स इसमें क्या, एक्स क्या हो जाएगा? हमारे वेरिएबल्स क्या हैं? एक तो एक्स है, एक वाई वेरिएबल है, एक जेड वेरिएबल है। तो एक्स वाई जेड ये हो जाएगी हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हमको ये पता है ax बराबर b होता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ax बराबर b, अगर इसमें अगर v 0 हो जाएगा तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हम लोग क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये जानते हैं ax बराबर b, तो उसमें a जो है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो कैसे लिखेंगे उसको लीनियर इक्वेशंस में वो हमको पता चल गया। b हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया, उसको कैसे लिखेंगे? d वाले जो इतने आएंगे यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन होंगे इन द क्वेश्चंस में, तो वो भी हम लोग अभी क्या है थोड़ा बेसिक हम लोग को पता चल जाए ना, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। x क्या है? वेरिएबल्स मैट्रिक्स है, तो उसको कैसे लिखेंगे ये हो गया। ठीक है, उसी के बाद हम लिखते हैं a ऑगमेंट v, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम है ये। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए ऑगमेंट बी, इसको मिक्स करके लिखते हैं। कैसे मिक्स करके लिखते हैं? जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी उसको लिख लिया पूरा, उसी के साथ में जो कांस्टेंट मैट्रिक्स थी ये मैंने डॉट डॉट करके d1 d2 d3 लिख लिया। देखो ये जो मैट्रिक्स आई थी हमारे पास ये 3x3 की थी, और इसमें ये वाला और ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में क्या हो गया? 3 रो हो गई, 4 कॉलम हो गए, एक कॉलम बढ़ गया ना, 3x4 मॉडल हो गया। अभी तक जो रैंक देखी थी वो सिर्फ 3x3 या 3x3 या मतलब 2x2
इस टाइप में देखी थी, या 2x3 इस टाइप में, लेकिन मैंने 3x4 का मॉडल अभी बताया नहीं था, इसीलिए मैंने बताया नहीं था। मैंने कहा था आगे जब हम लोग कंसिस्टेंसी डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसमें देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको देखो, अगर 3x4 का मॉडल भी आएगा रैंक का, तो बेसिकली जो ये कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं रैंक की हेल्प से ही, ठीक है। तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो रैंक तो आनी चाहिए आपको। अच्छा, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या रहता है, जैसे ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशंस रहते हैं 3। एक तो यूनिक सॉल्यूशन रहता है, दूसरा इनफाइनाइट, तीसरा है नो सॉल्यूशन। अच्छा, ये हमको कैसे पता चलेगा इनफाइनाइट है, वो भी हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स Ax बराबर V, कोई मैट्रिक्स गिवन होगी। अब इसमें दो केसेस आ जाते हैं। एक केस आ जाता है अगर ये V नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये हो जाती है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। आप इसको नोट कर लीजिए, नॉन होमोजीनियस। अच्छा, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आते हैं, इसमें 3 सॉल्यूशन आते हैं। एक तो यूनिक आएगा, दूसरा आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन इसमें आता है, वो आता है नो सॉल्यूशन ही प्रेजेंट। मान लो कोई अलग अलग इक्वेशंस दे रखी हैं, मान लो कोई इक्वेशंस दे रखी हैं जैसे a1x + b1y। दूसरी इक्वेशंस कोई दे दी, जैसे मान लो दे दी a2k + b2z। 4 वेरिएबल्स अलग अलग दे दिए, 2 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, कैसे सॉल्व होंगे? सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इस टाइप में तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, इसी का दूसरा केस है, अगर v = 0 हो जाता है, ये v अगर ये v 0 हो जाता है तो दैट मीन्स इसमें सॉल्यूशन ऑलवेज, ये इसको हम लोग पहली बात तो होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहली बात तो इसको होमोजीनियस बोलेंगे। अच्छा, होमोजीनियस में भी क्या रहेगा, या तो यूनिक सोल्यूशन होंगे ये होमोजीनियस के, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। नो सोल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन द होमोजीनियस इक्वेशंस ऑलवेज सोल्यूशन प्रेजेंट, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशंस में ये जो राइट हैंड वाला साइड जो है वो हमेशा 0 होगा। तो मैं अगर मान लो इक्वेशन हमको 2 ऐसे दे रखा है, मान लो कोई इक्वेशन 2x + 3y = 0 दे रखा है, तो y की वैल्यू मैं अगर k पुट कर लूँ तो x की वैल्यू मैं बेस्ड ऑन k की वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू पे निकाल लूँगा। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास 2x + 5y बराबर मान लो 5 है, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर मैं k पुट कर लूँ, ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 - 3k / 2। तो k की वैल्यू मैं जो पुट करूँगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ k डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। अगर मैं ये मान लो हमारे पास ये कुछ इक्वेशन ऐसे दे रखी है, 3y = 0 है, ठीक है। तो मतलब 2x = -3y हो गया, x = -3/2 हो गया इंटू y हो गया। y की डिफरेंट वैल्यू के लिए x की डिफरेंट वैल्यू होंगी ना, यही मैं कहना चाहता था, ठीक है। उसके अलावा जो है, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो उसके अलावा देखो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो इम्पॉर्टेंट है, ए ऑगमेंटेड भी मतलब ए बी, तो ये है, तो ये ए बी तो है। तो इसमें 3 केस बनते हैं। जैसे अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये वाला केस है, अगर हमारे पास Ax = b, v नॉट इक्वल्स टू 0, तो इन दैट केस फर्स्ट हो जाएगा इफ़ रैंक ऑफ ए बी, ए ऑगमेंटेड बी की जो रैंक है वो या तो रैंक बराबर हो जाए ए के, और यही रैंक बराबर हो गई एन के। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ़ अननोन। नंबर ऑफ़ अननोन का मतलब क्या है, अभी बताता हूँ। यूनिक सोल्यूशन होगा, पहले तो इतना समझिए आप, यूनिक सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मान लो ये रैंक 3 हो गई, ए की भी रैंक 3 आ गई, और नंबर ऑफ़ अननोन भी 3 है। अननोन मतलब ये x y z है, वो उसकी बात चल रही है, ठीक है। अभी समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी केस पहले समझ लेते हैं। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में क्या होगा, इफ़ ऑगमेंटेड रैंक बराबर हो गई ए के, बट नंबर ऑफ़ अननोन जो है वो ज़्यादा हैं,
मान लो ये 2 रैंक आ गई, ये 2 आ गई, ये नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो इन दैट केस में जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन प्रेजेंट होंगे। तीसरा केस क्या बनता है, अभी मैं देखता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ, आप प्रॉपर नोट कर लीजिए, लेकिन क्योंकि अभी आप एग्जांपल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगी सब चीज़ें आपकी। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मान लो 2 आ गई और रैंक ऑफ ए 3 आ गई, तो हाँ तो ये तो इक्वल ही नहीं है, तो इन दैट केस नो सोल्यूशन प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर। मैं अभी एग्जांपल करते हैं हम लोग, तो उससे अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद बेसिकली जो है अभी हम लोग सिर्फ एक बेस डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी बहुत आराम है, बहुत विद इन मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा 5-10 मिनट लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन बेस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कुछ और। ठीक है, तो आप प्रॉपर नोट कर लीजिए। ठीक है, हालांकि मैंने लिख दिया, फिर भी नोट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो केस फर्स्ट मैंने बता ही दिया आपको, केस सेकंड भी मैंने बता दिया, केस थर्ड भी बता दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखी थी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और D1 D2 D3, तो इसमें क्या रहता है कि बेसिकली जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो 3x4 की है, क्योंकि देखो एक रो, दूसरी रो, 3 रो, 1 2 3 4 कॉलम, 3x4 मॉडल हो गया। अच्छा, उसमें अगर मैंने क्या करता हूँ कि देखो, या तो इस वे से जा सकते हैं, जो हमारा एक जो एकेडमिक मेथड रहता था, तो हालांकि इस वे से भी हम लोग जा सकते हैं, दोनों की रैंक निकालें अलग अलग तरीके से और दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद नंबर ऑफ अननोन से भी कंपेयर करें, फिर उसके बेस पे बताएं कि ये सोल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सोल्यूशन है। लेकिन हम लोग एक और तरीका देखते हैं शॉर्ट, क्योंकि पता होना चाहिए दोनों। तो देखो, ये जो है मैंने अगर 3x3 का लेता हूँ तो ये एक मैट्रिक्स हो गई, एक डेट मतलब ये अगर इतना लेता हूँ तो एक मैट्रिक्स हो गई ना। मान लो इसको मैंने del 1 ले लिया एक मैट्रिक्स को, दूसरी को मैंने del 2 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो देखो, अगर मैं ये del 1 सॉल्व करूँगा और del 2 सॉल्व करूँगा, तो इसके बेस पे भी मैं बता सकता हूँ क्या सलूशन क्या होंगे। कैसे, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने ये del 1 है, जो ये वाला जो मैट्रिक्स थी, मैंने इसकी डिटर्मिनेंट निकाली, del 1 मतलब डिटर्मिनेंट निकाली मैंने इसकी, और वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, ये जो 3x3 की जो डिटर्मिनेंट मैंने निकाली, वो ये जो 3x3 हो गया ना, ये del 1 जो है वो इतनी मैट्रिक्स है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो 3x3 है। अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो रैंक उसकी 3 हो गई। तो रैंक ऑफ ए क्या हो गई, 3 हो गई। अब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 हो गई, क्योंकि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए हैं तो एक ही अभी। और नंबर ऑफ अननोन क्या थे, A1 B1 C1, 3 अननोन थे, तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा। तो जब तीनों बराबर हो जाए तभी तो यूनिक सोल्यूशन होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो हमने इसकी डिटर्मिनेंट निकाली थी, वो 0 आ गई। अच्छा, इसकी डिटर्मिनेंट 0 आ गई, तो हमको पता है इसकी ये 3x3 था अभी, क्योंकि del 1 3x3 है ना, तो इसकी रैंक 3 से कम हो गई। 3 से कम हो गई मतलब क्या, रैंक 1 भी हो सकती है, रैंक 2 भी हो सकती है। अच्छा, तो हम क्या करें, del 2 चेक कर लेते हैं। तो del 2 क्या, del 2 में हमारा 3x3 है, तो मैंने del 2 को चेक किया, del 2 हमारा 0 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, del 2 हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये है इसकी भी रैंक जो del 2 है, इसकी भी रैंक 3 से कम हो गई। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं नो सोल्यूशन परसेंट। क्यों, क्योंकि इसलिए देखो, अगर हमारा ये del 2 भी 0 हो जाता तो हमको ये क्लियर हो जाता कि रैंक हमारी 3 तो है नहीं, रैंक हमारी 2 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर del 2 0 हो जाता तो रैंक हमारी 3 नहीं होती। अब del 2 क्योंकि del 2 क्या है, ये वाला है, और del 2 है नॉट इक्वल 0, मतलब del 2 की रैंक, del 2 मतलब जो del 2 की रैंक क्या हो गई, वो 3 हो गई ना। अब इसकी रैंक थी 2 del 1 की, तो इसीलिए रैंक ए और रैंक ऑगमेंटेड नॉट इक्वल टू, इसलिए नो सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है, मान लो del 1 तो हमने निकाला तो 0 0 था ही था, del 2 भी 0 हो गया। अच्छा, del 2 भी 0 हो गया मतलब क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो डायरेक्टली आप इनके बेस पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो बहुत आसानी से हो जाता है। सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट निकालनी है। ये समझ लो, इस मैट्रिक्स को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, एक del 1 एक del 2 में। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं।
एग्जांपल देखते हैं क्या। देखो एग्जांपल देखता हूँ, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो हमको जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है x + y + z = 3, ठीक है। x + 2y 3z = 4, x + 4y + 9z = 6। तो इसमें हमसे बोला गया है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमको चेक करना है कि इसमें सोल्यूशन किस टाइप का प्रेजेंट है, यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सोल्यूशन है। तो इनमें जो ऑप्शंस हैं वो पहला ऑप्शन 0 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 1 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन 2 दे रखा है, चौथा ऑप्शन इनफाइनाइट दे रखा है, ठीक है। तो हमको इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले फॉर्म करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, डायरेक्ट ऑगमेंटेड। तो हमको क्या करना है, जो एक्स के कोफिशिएंट्स है वो हमको लिख लेने हैं। एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लिए A1 A2 A3, वाई के कोफिशिएंट्स लिख लिए B1 B2 B3, सॉरी A1 B1 C1, सी के कोफिशिएंट लिख लिए C1 C2 C3, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ और मतलब उससे ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। ये हम लोग में क्या था ऑगमेंटेशन, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसी तरीके से D1 D2 D3 थे इधर वाले, तो मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग डाउट ना हो। तो इसलिए जो कांस्टेंट जो मैट्रिक्स थी वो ये हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, मैंने अभी क्या किया था कि मैंने इसको del1 मान लिया था, इधर वाली जो मैट्रिक्स थी इसको मैंने del2 मान लिया। क्लियर यहाँ तक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैं पहला केस क्या था, यूनिक का केस क्या था, अगर आप del1 सॉल्व करते हैं और del1 हमारा देखो क्या था, यूनिक का केस क्या था, अगर मैं del1 सॉल्व करता हूँ, del1 अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, यहीं पे हमारा नो सोल्यूशन हो जाता है। अगर del1 हमारा 0 होता है तो हम del2 को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली है। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास देखो इतना टाइम तो है नहीं कि मैं del1 भी निकालूँ del2 भी निकालूँ और उसको प्रॉपर सॉल्व करूँ। तो हमको ये पता है, देखो del1 हमारा क्या है 1 1 1, ये है 1 2, ये मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, आपको लिखने डरो नहीं, डायरेक्ट आप del1 निकाल के सॉल्व करो, ठीक है। तो del1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 1, इसको छोड़ा 9 दूनी 18, -4 3 12, बीच वाले को -1 लेते हैं, इसको छोड़ा 9 -3 +1, इसको छोड़ा 4 -2, तो 18, 1 तो 1 ऐसे ही है, 18 से 12 6 18 6 बचा, -1 ऐसे ही रहा, 9 3 6 बचा, +1 ऐसे ही रखा, ये 2 बचा। तो बेसिकली ये 6 -6 +2, ये 6 से 6 कट गया, मतलब 2 आ गया। मतलब जो del1 है वो 0 तो है नहीं, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। मतलब जो del1, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, देखो हमको सॉल्यूशंस बताना है कि क्या परसेंट है, हमको वैल्यू नहीं निकालनी है डिटरमिनेंट की, हमको बस सिर्फ देखो आप यहाँ पर काटो मत, सीधे आपने जब देखा कि हाँ ये 6 से 6 0 हो रहा है, 2 बच रहा है, मतलब डिटरमिनेंट हमारी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक है। तो मतलब हमको यहीं पे पता चल जाएगा कि यूनिक सोल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है। यूनिक सोल्यूशन मतलब ये 1B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि आपको देखो इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, तो अब यहाँ पे दिखाते हैं, नोट्स में दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से समझिए आप, देखिए आपको जो एग्जांपल दे रखा है, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आप ऐसे लिख लीजिए। उसका जो इक्वेशंस हमको दे रखी है x - 2y + 3z = 2, दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - 3z = 3, तीसरी इक्वेशन दे रखी है x + y + z = 0। अच्छा देखो इसमें A1 A का कोफिशिएंट A1 B1 का कोफिशिएंट C1 कोफिशिएंट दिया है, इसमें A2 B2 का कोफिशिएंट नहीं दिया है, C का दिया है, Z लिखा है। यहाँ पर y वाला क्या है 0 है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। हालांकि y वाला कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है, मैं 0y लिख सकता हूँ, इसको मैं प्लस करके यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, और करके इसमें मैं लिख सकता हूँ 2x + 0 × y, है तो वो 0 ही ना, -3z = 0। तो यहाँ पर जो, क्योंकि ये A1 था, ये A2 है, ये 3 है, B1 है, B2 का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो इसी तरीके से देखो मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म की डायरेक्ट जल्दी से, तो ये इसके कोफिशिएंट लिख लिए, x के डायरेक्ट कोफिशिएंट यहाँ पे ऐसे लिख लिए, y के कोफिशिएंट लिख लिए, y का ऊपर वाला -2 है, नीचे y कोफिशिएंट दिया नहीं मतलब 0 है, ठीक है। तीसरे 1 z के कोफिशिएंट्स लिख लिए, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स थी ये 2 3 0 D1 D2 D3 ये लिख लिए,
del 1 अलग फॉर्म किया, del 2 अलग फॉर्म किया, 3x4 का मॉडल है ही हमको पता है। del 1 चेक किया, जिसकी डिटर्मिनेंट, अब देखो डिटर्मिनेंट निकालने के दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट भी है, लेकिन आप डायरेक्ट वैसे निकालिए जैसे निकालते हैं सिंपल, शॉर्ट में बचाइए डिटर्मिनेंट के लिए। तो आप डिटर्मिनेंट निकालिए जैसे मैंने अभी निकाली थी इस वाले क्वेश्चन में, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आती है तो डायरेक्ट यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, एक सवाल मैं जो है स्टूडेंट धर्म के लिए देता हूँ। स्टूडेंट धर्म, स्टूडेंट धर्मा जो है वो क्या है, एक क्वेश्चंस देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। x + y + z = 6, x + 2y, मुझे पता है आप लोग लगा लोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी मैथमेटिक्स की बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई सवाल अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए। ये लेमडा है, ठीक है, लेमडा z बराबर म्यू, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली, जो इसमें बोला गया है, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो बोला गया है, आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अभी तक क्या होता था, कोई जो सवाल इक्वेशंस दी रहती थी उसमें हम सॉल्यूशंस निकालते थे, इसमें क्या है, हमको सॉल्यूशंस दिए हैं, हमको लेमडा और म्यू की वैल्यू बतानी है, ये तो और भी आसान हो जाएगा। तो इसमें हमसे अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा, पहला केस अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होगी वैल्यू, दूसरा केस अगर हमारे पास नो सोल्यूशन है तो लेमडा म्यू की वैल्यू क्या होगी, तीसरा हमारे पास अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो लेमडा एंड म्यू की क्या वैल्यूज़ होगी इन तीनों केस में, वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। इन द पार्ट 6 वीडियो आई विल कम विद द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।